Okay, so hello everyone, welcome back to our favorite YouTube channel. So जैसा कि आपको पता है that we are doing the Transfer of Property Act 1882 and जिसके अंदर हम अपना almost half of the topics we have already covered in this subject, law of property. In today's video, we are going to complete section 43, that is feeding the grant by estoppel. So basically, this section talks about the transfer by the unauthorized persons. So in our previous video, we have covered section 41, that was the bona fide purchaser, and which was actually about the ostensible ownership, right? If you have not seen that video, I would request you all to please see that video first and then come towards this video because it is like very much related to the previous one. Okay, so section 43 basically talks about the transfer by the unauthorized person. So here we are going to understand about the property law where the person who is not actually authorized to transfer the property represents himself that he is the true owner and he transfers the property to the another person, and that person acted in the good faith. Okay, that person acted in a good faith and paid some consideration for that transfer, but later on it was known that the person actually acquires the status of the ownership which he earlier represents as the ownership, but now he actually becomes the true owner of that property. So after becoming the true owner of that property, here is the doctrine that is feeding the grant by estoppel. We will understand this doctrine in detail. बिना किसी देरी के आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आई होप कि आप सभी अपने घर पे प्यार से होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो सेक्शन 43 हमारा स्टार्ट होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेइंग के साथ. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर जो कि आप अपने एग्जाम्स के अंदर जरूर लिखेंगे. दैट इज, नाउ दैट यू ओन इट, योर अर्लियर सेल टू मी बिकम्स वैलिड. विच मीन्स दैट कि ये चीज़ मैंने आपको भी समझाई थी कि एक अनऑथराइज पर्सन है, एक ऐसा पर्सन जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, ये रिप्रेजेंट करके कि वो क्या उस प्रॉपर्टी का ऑनर है. बट यहाँ पर ये लाइन कहता है नाउ दैट यू ओन इट, बट उसके बाद वो क्या बन जाता है, एक्चुअली उस प्रॉपर्टी का ऑनर बन जाता है. ठीक है, अब उसके बाद वो प्रॉपर्टी एक्चुअल में आ गई. योर अर्लियर सेल टू मी बिकम्स वैलिड, कि अगर कि आपने जो मुझे पहले सेल करा था, मेरे साथ सेल का जो आपने मेरे साथ एग्रीमेंट करा था, वो क्या हो जाता है, अब वैलिड हो जाता है. तो यहाँ पर कुछ इसेंशियल्स हैं, उनके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो को बताया था. तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस अपने जो सेक्शन 43 है उसको हम डिटेल में कवर कर लेंगे. सो बेसिकली ये कहता है नाउ दैट यू ओन इट, योर अर्लियर सेल टू मी बिकम्स वैलिड, कि क्योंकि अब उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ऑनर आपके पास आ गया, आपके पास उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल ऑनरशिप आ गई है. सो इस वजह से अब आपने जो मेरे साथ पहले एग्रीमेंट करा था सेल करने का, वो क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है. सो यहाँ पे देखो, इफ समवन सेल्स द प्रॉपर्टी ही डज नॉट ओन प्रिटेंडिंग ही डज, कि मतलब उसने अपने आप को रिप्रेजेंट करा कि मैं इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ऑनर हूँ, बट एक्चुअली वो प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं था. एंड लेटर ही एक्चुअली बिकम्स द ट्रू ऑनर, और फिर थोड़े टाइम के बाद कि वो प्रॉपर्टी का ऑनर बन जाता है. ठीक है, पहले उसने रिप्रेजेंट करा था बट बाद में वो उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ऑनर बन जाता है. ठीक है, या तो वो उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेता है अपने फादर से या किसी भी और तरीके से, मतलब एक्चुअल ट्रू ऑनर बन जाता है उस प्रॉपर्टी का. देन द फर्स्ट बायर कैन लीगली एनफोर्स द ओरिजिनल सेल, कि अब जो यहाँ पे फर्स्ट बायर था जिसके पास प्रॉपर्टी को पहले सेल करने का उसने एग्रीमेंट करा था, वो चाहे उसकी मर्जी से होगा, अगर वो चाहे, उसके पास ऑप्शन है. यहाँ पर किसके पास ऑप्शन है, बायर के पास ऑप्शन है. जो पहले ट्रांसफरी था उसके पास ऑप्शन रहेगा कि वो चाहे तो उस ओरिजिनल सेल को लीगली एनफोर्स करवा सकता है. ठीक है, सो ये चीज़ रहेगी यहाँ पे. अब देखो यहाँ पे डॉक्ट्रिन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक डॉक्ट्रिन आता है सेक्शन 43 के अंदर, दैट इज फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल, कि बेसिकली ये जो ग्रांट उन्होंने करा था, ये जो इन्होंने एग्रीमेंट करा था, इसको उन्होंने क्या कर दिया, लॉ ऑफ एस्टॉपल इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, इसकी एक्यूजिशन के ऊपर. कि यानी कि यहाँ पर जो उन्होंने पहले एग्रीमेंट करा था, ये जो लॉ है बेसिकली ये स्टॉप करता है, प्रिवेंट करता है द सेलर from claiming they did not have the right to sell it originally, forcing them to feed their newly acquired title into the original grant, that is a
सेल, कि बेसिकली जो उन्होंने पहले, ये बेसिकली प्रिवेंट करता है सेलर को ये क्लेम करने से कि उनके पास राइट नहीं था ओरिजिनली सेल करने का, लेकिन उसके बाद जब वो नए एक्वायर टाइटल्स को एक्वायर कर लेते हैं, तो ये लॉ बेसिकली उनको उनको फोर्स करता है कि वो इस ओरिजिनल ग्रांट को क्या करें, फीड करें, कि ओरिजिनल ग्रांट जो उन्होंने करा था, जो ओरिजिनल उन्होंने सेल करा था पहले, उसको क्या करें, वो फीड करें, और फोर्स करता है ये डॉक्ट्रिन बेसिकली। सो दैट इज फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल, यानी कि जो आपने पहले एग्रीमेंट करा था उसको फीड करा जाए ओरिजिनल ग्रांट को बाय एस्टॉपल, लॉ ऑफ एस्टॉपल अप्लाई करके, कि जहाँ पे सेलर को प्रिवेंट करा जा रहा है फ्रॉम क्लेमिंग दे डिड नॉट हैव द राइट टू सेल इट originally. So when the person transfers the property that he does not own but later acquires the ownership, the transfer may become valid at the option of the transferee. कि अगर जो पर्सन है पहले उसके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उसकी खुद की, ठीक है, लेकिन बाद में उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप उसके पास आ जाती है, देन द ट्रांसफर कैन बिकम वैलिड। तो फिर वो ट्रांसफर जो है वैलिड हो सकती है, लेकिन किसके ऑप्शन पर हो सकती है, ट्रांसफरी के ऑप्शन पर हो सकती है। बट यहाँ पर कुछ इसेंशियल कंडीशंस हैं, उनको ध्यान में रखना होगा। अगर वो इसेंशियल कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी ये जो डॉक्ट्रिन है वो अप्लाई होगा, ठीक है, तभी जो ट्रांसफर है उसके पास ये ऑप्शन आएगा। तो क्या क्या कंडीशंस उसको हम अच्छे से समझते हैं। सो पहले इसके अंदर इसेंशियल आता है रिप्रेजेंटेशन का, कि यहाँ पर जो ट्रांसफरर है उसने रिप्रेजेंट करा हो अपने आप को कि वही इस प्रॉपर्टी का ट्रू ऑनर है, और सारे सारे मायनों से, सारे तरीकों से यही लग रहा है कि वही इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल ऑनर है और उसी के पास प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की अथॉरिटी है, ठीक है। तो दैट इज द केस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ट्रांसफर मेड द रिप्रेजेंटेशन, अब वो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉडलेंट भी हो सकती है, या तो उसने उसको पता था कि मैं एक्चुअल में ऑनर नहीं हूँ इस प्रॉपर्टी का, तो उसने फ्रॉड कराया दूसरे के साथ, या फिर एररनेस भी हो सकती है, उसको लगा कि मैं इस प्रॉपर्टी का ऑनर हूँ, उसको खुद भी नहीं पता था कि मैं एक्चुअल में इस ऑनर हूँ इस प्रॉपर्टी का कि नहीं हूँ। एररनेस भी हो सकता है, फ्रॉडलेंट भी हो सकता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अथॉरिटी टू ट्रांसफर। सेकेंड इजेंशियल इसके अंदर आता है कि कंसिडरेशन होना चाहिए, कि बेसिकली जो ये ट्रांसफर हुआ है प्रॉपर्टी का, ये किसी कंसिडरेशन के बदले होना चाहिए। दैट इट मीन्स कि ट्रांसफरी ने कुछ ना कुछ पैसे पे करे हो, कोई ना कोई कैश में या काइंड में, जिस भी तरीके से है, तो उसने कुछ कंसिडरेशन पे करा हो ट्रांसफर के पास, ठीक है। अब मतलब कहने का ये कि ग्रेटुशियस ट्रांसफर्स नहीं होने चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन जो ट्रांसफर्स होते हैं उनको हम ग्रेटुशियस ट्रांसफर्स कहते हैं। तो ग्रेटुशियस ट्रांसफर जैसे फॉर एग्जांपल गिफ्ट्स वगैरह होते हैं, तो उनमें क्या होता है, सिर्फ प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा जाता है बट कोई कंसिडरेशन नहीं लिया जाता उसके बदले में, तो उनको हम कहते हैं ग्रेटुशियस एग्रीमेंट्स। तो ग्रेटुशियस एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे किया हो उसके बदले में। थर्ड इसेंशियल इसके अंदर आता है गुड फेथ के अंदर एक्ट कर रहा हो, कि ट्रांसफरी जो पर्सन, क्योंकि यहाँ पे एट लास्ट हमने देखा था कि किसके पास ऑप्शन रहेगा इस प्रीवियस एग्रीमेंट को एनफोर्स करवाने का, लीगली एनफोर्स करवाने का, ट्रांसफरी के पास। तो ट्रांसफरी जो है वो गुड फेथ के अंदर एक्ट कर रहा हो, ऐसा ना हो कि ट्रांसफरी को पहले से ही पता था कि इसके पास तो ऑनरशिप का टाइटल है ही नहीं। अगर उसको पहले से नॉलेज थी, दैट इट मीन्स कि वो मैलिशियसली एक्ट कर रहा है यहाँ पर, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ट्रांसफरी को भी नॉलेज नहीं होना चाहिए कि ट्रांसफरर के पास प्रॉपर्टी को सेल करने का अथॉरिटी है भी कि नहीं भी, तो इस चीज़ का ट्रांसफरी को भी नहीं पता होना चाहिए, और वो गुड फेथ के अंदर एक्ट कर रहा हो, यही मान रहा हो कि इसके पास अथॉरिटी है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की, ठीक है। सो ट्रांसफरी एक्टेड इन गुड फेथ बिलीविंग द ट्रांसफरर हैड द अथॉरिटी। फोर्थ इसके अंदर एसेंशियल आता है सब्सिक्वेंट एक्विजिशन का। सब्सिक्वेंट एक्विजिशन का मतलब क्या होता है कि इसके बाद जैसे ये चीज़ इनके बीच में ट्रांसफर्स हुआ, उसके बाद जो ट्रांसफरर है उसके वो उसने एक्चुअली उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया हो, उसके पास एक्चुअल ओनरशिप आ गया उस प्रॉपर्टी का, ठीक है। सो द ट्रांसफरर मस्ट लेटर एक्वायर एन इंटरेस्ट इन द सेम प्रॉपर्टी जिसकी यहाँ पे बात हो रही है, उसी प्रॉपर्टी के अंदर उसका उसी प्रॉपर्टी में उसने अपना इंटरेस्ट इंक्वायर कर लिया हो, दैट इट मीन्स कि उसी प्रॉपर्टी के अंदर उसकी ओनरशिप एक्वायर हो गई हो, उसके पास इतना राइट आ गया हो कि वो उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। तो सब्सिक्वेंट एक्विजिशन उसके पास होना चाहिए। फोर्थ हो गया इसमें। सो फिफ्थ एसेंशियल हमारे पास आता है ट्रांसफरीज ऑप्शन, कि ट्रांसफरी के पास ऑप्शन यहाँ पे रहेगा जब ये सारे एसेंशियल्स हो जाएंगे, कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया पहले तो ट्रांसफर ने, फिर ट्रांसफरी ने कुछ कंसिडरेशन भी पे कर दिया, और ट्रांसफरी जो गुड फेथ के अंदर भी एक्ट कर गया, एंड लेटर ऑन जो ट्रांसफर है उसको सब्सिक्वेंट एक्विजिशन भी मिल गया उस प्रॉपर्टी का। उसके बाद ये सब होने के बाद ट्रांसफरी के पास ऑप्शन रहेगा कि वो पर्सन चाहे तो इस
एग्रीमेंट को लीगली एनफोर्स करवा सकता है। वो चाहे तो वो कह सकता है कि तुमने जो मेरे साथ पहले एग्रीमेंट करा था, तो वो क्या हो जाएगा, लीगली वैलिड हो जाएगा, उसको एनफोर्स करवाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस डॉक्ट्रिन दैट इज फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल। सो ट्रांसफरीज ऑप्शन क्या है कि ये जो वैलिडेशन है कि यहाँ पर जो ये ट्रांसफरी के साथ पहले एग्रीमेंट हुआ था ट्रांसफर का, जो कि पहले ट्रू ऑनर नहीं था, तो वो ऑटोमेटिकली जब उसके पास में प्रॉपर्टी की ऑनरशिप आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो इस ट्रांसफर को वैलिड नहीं कर सकता। ये ऑप्शन रहेगा ट्रांसफरी के पास, ट्रांसफरी चाहे तो वो इस ट्रांसफर को इफेक्टिव कर सकता है, अदरवाइज नहीं होगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो वैलिडेशन इज नॉट ऑटोमेटिक, ट्रांसफरी मस्ट चूज टू मेक द ट्रांसफर इफेक्टिव। लास्ट इसके अंदर एसेंशियल आता है थर्ड पार्टी प्रोटेक्शन का। सो थर्ड पार्टी प्रोटेक्शन यहाँ पे क्या कहता है कि अगर मान लो कि ये सब होने से पहले कि ट्रांसफरी के पास जो ये ऑप्शन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बात करी कि ऑटोमेटिकली जो उसने पहले ट्रांसफर करा तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, ऑटोमेटिकली वैलिडेशन नहीं होगा उस ट्रांसफर का। ट्रांसफरी को आकर अपना राइट वहाँ पे बताना पड़ेगा कि मेरे साथ तुमने जो पहले एग्रीमेंट करा था, मैंने तुम्हें कंसिडरेशन पे करा हुआ है इस सेल के बदले, अब क्योंकि तुम्हारे पास एक्चुअली ऑनरशिप आ चुकी है इस प्रॉपर्टी की, तो मेरे साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसको लीगली एनफोर्स करा जाए, फिर वो एनफोर्स करा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, कि अगर मान लो कि कोई और पर्सन है, मान लो ये दो पार्टीज हैं ए और बी, और एक सी पार्टी है जिसने की ट्रांसफरी के ऑप्शन से पहले, ट्रांसफरी ने अपना चूज करने से पहले ही जो थर्ड पार्टी है उसने भी कंसिडरेशन पे कर दिया है ए के पास, ठीक है, ट्रांसफरर के पास उसने भी कंसिडरेशन पे कर दिया, और वो भी क्या कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाह रहा है, तो इन दैट केस फिर जो थर्ड पार्टी है उसको भी प्रोटेक्ट करा जाएगा यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पे बेसिकली क्या चीज़ बोली जा रही है कि जब तक ये जो ट्रांसफरी का वैलिडेशन है, बेसिकली ये ट्रांसफर का, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ट्रांसफरी के ऊपर। और अगर जब तक ट्रांसफरी इसको वैलिड नहीं कर देता, उससे पहले पहले अगर मान लो एक एग्रीमेंट कर लेता है ट्रांसफर, किसी और पर्सन को प्रॉपर्टी सेल कर देता है, तो थर्ड पार्टी को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करा गया है, फिर उसके साथ जो उसका एग्रीमेंट हुआ है वो भी वैलिड रहेगा। ठीक है, सो द राइट्स ऑफ द न्यू बोनाफाइड परचेजर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस। विदाउट नोटिस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि थर्ड पार्टी को यहाँ पे पता नहीं होना चाहिए कि पहले भी इस प्रॉपर्टी का कोई एग्रीमेंट चल रहा है ट्रांसफरी के साथ। ठीक है, तो उसको इसके नोटिस नहीं होना चाहिए। सो दैट पर्सन विल बी प्रोटेक्टेड इफ दे बाय बिफोर द ऑप्शन इज एक्सरसाइज, कि इससे पहले कि ट्रांसफरी अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करता, उससे पहले ही उसने प्रॉपर्टी को खरीद लिया, उसको उस बात का नोटिस नहीं था कि इस प्रॉपर्टी का ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है ट्रांसफरी के पास, और ऐसा कुछ एग्रीमेंट चल रहा है ट्रांसफरी के पास, तो इन दैट केस उसके राइट्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करा जाएगा, थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करा जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द 6 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 43। नाउ लेट्स मूव ऑन, और इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं कि ये जो सेक्शन 43 है किस तरीके से वर्क करता है। सो देखो, सबसे पहले तो फॉर एग्जाम्पल कि ए ने अपने आप को ये बिलीव करते हुए कि मैं इस प्रॉपर्टी का ऑनर हूँ, उसने क्या कर दिया, उस पीस ऑफ लैंड को बी के पास सेल कर दिया, और उसके बदले में बी ने उसको क्या दे दिए, 1 लाख रुपीज दे दिए। अब यहाँ पर टेक्निकली देखा जाए तो ए के पास तो एक्चुअल ऑनरशिप नहीं है उस प्रॉपर्टी का, तो टेक्निकली ये जो सेल है वो तो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। बट उसके बाद क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद ए ने उसी एग्जैक्ट लैंड को अपने फादर से इनहेरिट कर लिया, तो इसके फादर की मान लो डेथ हो जाती है, और उसके बाद वो लैंड किसके पास आ जाता है, ए के पास आ जाता है। अब क्योंकि ए यहाँ पर ट्रू ऑनर बन चुका है प्रॉपर्टी का, तो उसने क्या कर लिया, प्रॉपर्टी की एक्विजिशन हो गई है, इनवैलिड सेल के बाद उस प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी को उसने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। अब यहाँ पर बी के पास ऑप्शन रहेगा कि वो चाहे तो इस एग्रीमेंट को लीगली इन्फोर्स करवा सकता है फ्रॉम द डेट ए एक्वायर्ड द ऑनरशिप, जिस डेट को ए ने ट्रू ऑनरशिप एक्वायर करा, उस डेट से अगर बी चाहे तो उस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, उस सेल को लीगली इफेक्टिव कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। लेकिन अगर मीन वाइल, इसी बीच अगर मान लो कि बी ने अपनी ऑप्शन जताने से पहले किसी और के साथ एग्रीमेंट अगर हो जाता है, ए का अगर मान लो सी के साथ कोई एग्रीमेंट हो जाता है, और वो सी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, और सी पर्सन जो है वो गुड फेथ के अंदर एक्ट कर रहा है, उसको इस चीज़ का नोटिस नहीं है कि इसका बी के साथ ऑलरेडी कोई एग्रीमेंट हो चुका है सेल के रिलेटेड, तो इन दैट केस यहाँ पे सी के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करा जाएगा। उसने कुछ कंसिडरेशन पे करके मान लो सेम लैंड को खरीद लेता है, तो यहाँ पे सी को भी यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, थर्ड पार्टी को भी प्रोटेक्ट करा जाएगा, उसके साथ जो सेल हुआ है ए का वो बिल्कुल वैलिड रहेगा। ठीक है, तो ये बी अपने ऑप्शन जो है अ, उसको फटाफट से, मतलब जैसे ए ने एक्वायर करा है लैंड, उसके बाद जल्दी जल्दी से बी को क्या करना पड़ेगा, अपनी ऑप्शन जतानी पड़ेगी। ठीक है,
सो दैट इज़ द थिंग। बट यहाँ पर कुछ बाउंड्रीज़ भी लेकर गए हैं, दैट इज़ द एक्सेप्शंस टू सेक्शन 43। तो एक्सेप्शंस बेसिकली क्या है सेक्शन 43 के रिलेटेड? अब यहाँ पर काफ़ी लोग तो इसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं, राइट? क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस दे दिए ट्रांसफरी के पास। अब ट्रांसफरी अगर चाहे तो वो उसको हो सकता है कि रिप्रेज़ेंट करे खुद को कि मैं तो भई मुझे तो नहीं पता, मैं तो गुड फेथ में एक्ट कर रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकते हैं। तो इसके रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस भी लगाए गए हैं सेक्शन 43 के रिलेटेड। तो फर्स्ट इसके अंदर एक्सेप्शन आता है स्पेस सक्सेशन का। स्पेस सक्सेशन का मतलब होता है कि उन लैंड के ऊपर ये प्रॉपर्टी ये जो रूल है, डॉक्ट्रिन है, ये उन ट्रांसफर्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती जहाँ पर कि उस प्रॉपर्टी का ऑनर जो कि एक्चुअली रिप्रेजेंट मतलब ऑनर नहीं है उस प्रॉपर्टी का और खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो ऑनर है, अगर इन द केस कि अगर वो जो इनिशियल ट्रांसफर है इट वाज मेयरली ऑफ अ स्पेस सक्सेशन, कि अगर मान लो कि उसको लगता है उसको उसको लग रहा है, एक होप है उसके पास कि मैं इस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता हूँ, बट पक्के तौर पर उसको नहीं पता कि ये प्रॉपर्टी उसके पास आएगी कि नहीं आएगी। लाइक से फॉर एग्जाम्पल कोई शेयर्स वगैरह में प्रॉपर्टी है कोई, ठीक है, तो इन दैट केस उस प्रॉपर्टी के थोड़ा बहुत शेयर उसके पास आएगा, पूरी प्रॉपर्टी तो उसके पास नहीं आएगी। सो इट इज अ मियर होप ऑफ सक्सेशन है उसके पास, दैट इज नोन एज स्पेस सक्सेशन। तो स्पेस सक्सेशन है अगर, तो इन दैट केस उनके ऊपर ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होता। अगर तो उसको पक्के तौर पे पता है कि ये प्रॉपर्टी कल को वही एक्वायर करने वाला है पूरी पूरी प्रॉपर्टी को जिसकी वो सेल की बात कर रहा है, तो इन दैट केस ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होता है। लेकिन अगर स्पेस सक्सेशन इसका एक सिर्फ होप है उसके पास कि वो उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करेगा कल को, तो उस उन प्रॉपर्टीज के ऊपर फिर ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होगा। सेकंड इसके अंदर एक्सेप्शन आता है नोटिस ऑफ डिफेक्ट। नोटिस ऑफ डिफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफरी को अगर नोटिस था इस बात का कि ये पर्सन जो ट्रांसफर है, जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, वो एक्चुअली ओनर नहीं है इस प्रॉपर्टी का, अगर इस बात का नोटिस था ट्रांसफरी के पास, मतलब कि उसने गुड फेथ में एक्ट नहीं करा, तो फिर भी तब भी ये डॉक्ट्रिन वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। सो इफ इट नोटिस ऑफ डिफेक्ट क्या कहता है, फेल्स इफ द ट्रांसफरी हैड एक्चुअल नोटिस ऑफ द ट्रांसफर्स लैक ऑफ टाइटल। थर्ड इसके अंदर एक्सेप्शन आता है कॉन्ट्रैक्ट सीज्ड। कॉन्ट्रैक्ट सीज्ड का मतलब क्या होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो उनके बीच में हुआ है वो ऑलरेडी ही अगर सीज हो चुका है, ठीक है, बिफोर कि वो प्रॉपर्टी का एक्वायर करता ट्रांसफर, उससे पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट ही सीज हो चुका है उनके बीच में, तो इन दैट केस भी फिर ये डॉक्ट्रिन अप्लाई ऑब्वियसली नहीं होगा। फोर्थ इसके अंदर आता है इंटरवीनिंग थर्ड पार्टी, कि अगर जो थर्ड पार्टी है अगर वो बोनाफाइड परचेजर नहीं है, दैट इट मीन्स कि मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि नोटिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना नोटिस के होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि, लेकिन अगर उसको नोटिस था इस बात का ऑलरेडी कि इसका तो पहले से बी के साथ एग्रीमेंट चल रहा है कोई ना कोई सेल का, और बी ने अभी तक अपनी जो विल है बेसिकली अपनी जो उसने एनफोर्स नहीं करा है, लीगली एनफोर्स नहीं करा है इस सेल को, तो अगर इस बात का नोटिस ऑलरेडी थर्ड पार्टी को था, तो फिर इन दैट केस मतलब कि उसने गुड फेथ में एक्ट नहीं करा, सो तब भी ये डॉक्ट्रिन वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, फिर उसको प्रोटेक्ट नहीं करा जाएगा अंडर दिस डॉक्ट्रिन। सो दैट दीज आर द फोर एक्सेप्शंस टू दिस सेक्शन 43। तो इसके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट केस लॉ हम समझ लेते हैं। सो दैट इज ऑफ 2009 का ये केस है, नरसम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो यहाँ पर इस केस के अंदर बेसिकली क्या था कि सेक्शन 43 डज नॉट अप्लाई व्हेन द ट्रांसफरर नेवर रिप्रेजेंट्स दैट शी ओन्स द प्रॉपर्टी। अगर मान लो कि उसने खुद को रिप्रेजेंट ही नहीं करा कि मैं इस प्रॉपर्टी का ऑनर हूँ, और उस पर्सन ने, तो इन दैट केस फिर ये जो डॉक्ट्रिन है हमारा वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था इसके एसेंशियल्स के अंदर ही, फर्स्ट एसेंशियली क्या था हमारा कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। यहाँ पर जो ट्रांसफर है खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हो कि मैं इस प्रॉपर्टी का ट्रू ऑनर हूँ, और अगर उसने इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड उसने खुद को रिप्रेजेंट ही नहीं करा कि मैं इस प्रॉपर्टी का ट्रू ऑनर हूँ, तो इन दैट केस फिर ये डॉक्ट्रिन वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। द एंटायर डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल रिलाइज ऑन द प्रायर रिप्रेजेंटेशन एंड विदाउट द इनिशियल क्लेम ऑफ ऑनरशिप दिस इज देयर इज नो ग्रांट टू फीड, फिर कोई ग्रांट ही नहीं बनता है फीड करने का। तो इन दैट केस इनिशियल क्लेम वहाँ पर होना चाहिए कि मैं इस प्रॉपर्टी का ऑनर हूँ, और बाद में उसने उस प्रॉपर्टी के ऑनरशिप के टाइटल को एक्चुअली एक्वायर कर लिया। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। सो पर्पस क्या है सेक्शन 43 बनाने का, तो उसको हम समझ लेते हैं कि सेक्शन 43 को इन्फोर्स करने का पर्पस क्या था बेसिकली। सो द डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल इंश्योर्स दैट द पर्सन कैन नॉट एस्केप फ्रॉम देयर ओन रिप्रेजेंटेशंस वंस दोज रिप्रेजेंटेशंस बिकम ट्रू बाय लेटर इवेंट्स। कि ऐसे तो क्या होगा कि अगर मान लो कि कोई पर्सन है वो खुद को रिप्रेजेंट कर देगा कि मैं तो इस प्रॉपर्टी का ट्रू ऑनर हूँ, और बाद में जो ट्रांसफर है जिसने गुड फेथ के अंदर एक्ट करा, कुछ कंसिडरेशन भी पे कर दिया उसने, उसको पता चल रहा है कि ये तो एक्चुअल में ऑनर है ही नहीं प्रॉपर्टी का, तो उस केस में जो ट्रांसफर है उसके राइट्स को बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए ये डॉक्ट्रिन यहाँ पे बनाया गया कि बाद में अगर मान लो कि वो एक्चुअल में ऑनर निकल जाता है उस प्रॉपर्टी का, एक्चुअली ऑनर बन जाता है उस प्रॉपर्टी का, तो फिर इन दैट केस उस एग्रीमेंट को लीगली एनफोर्स करवाया जा सकता है एट द ऑप्शन ऑफ द
ट्रांसफरी, ठीक है? तो ट्रांसफरी के इंटरेस्ट को बेसिकली यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए और जो ये रिप्रेजेंटेशंस हैं, अगर वो ट्रू हो जाती हैं बाय द लेटर इवेंट्स, तो इन दैट केस जो पहला वाला उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें से, ताकि वो पर्सन एस्केप ना हो जाए फ्रॉम देयर ओन रिप्रेजेंटेशंस की, जो उन्होंने खुद उन्होंने रिप्रेजेंट करा था और अपने ही खुद के रिप्रेजेंटेशन से वो एस्केप ना हो जाए, तो उस वजह से ये डॉक्ट्रिन यहाँ पे बनाया गया, दैट इज द फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल। तो बेसिकली इनोसेंट बायर्स के साथ फेयरनेस इंश्योर करने के लिए एंड प्रॉपर्टी लॉ के अंदर सर्टिनिटी लाने के लिए ये जो डॉक्ट्रिन है इसको सेक्शन 43 के थ्रू एनफोर्स करवाया जाता है। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। लास्ट में हम इसको एक समझ लेते हैं इसका ब्रीफ में कि हमने क्या क्या समझा है इस डॉक्ट्रिन के अंदर। सो सेक्शन 43 के अंदर हमने कोर कॉन्सेप्ट समझा अबाउट फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब क्या होता है कि ये प्रिवेंट करता है सेलर को कि उसने जो पहले एग्रीमेंट करा था उसको नकारने से, कि मतलब जो उसने पहले एग्रीमेंट करा था उसको वैलिड ही माना जाएगा, तो इट स्टॉप्स द पर्सन फ्रॉम इग्नोरिंग दैट एग्रीमेंट जो उसने पहले करा था, ठीक है? सो ट्रांसफर स्टेटस क्या है? ट्रांसफर का स्टेटस क्या है? इनिशियली उसके पास में कोई टाइटल नहीं था प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का, बट बाद में उसने उस प्रॉपर्टी के कोई टाइटल को एक्वायर करा है। रोल ऑफ ट्रू ऑनर, ट्रू ऑनर का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं रहता, ट्रांसफर ही खुद इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है और लेटर उसी टाइटल को एक्वायर कर लेता है। देन टाइटल पास होता है, व्हेन द टाइटल पासेस, सो टाइटल जो है बाद में पास होता है यहाँ पर ओनली एट द ऑप्शन ऑफ द बायर वंस द सेलर एक्वायर्स द टाइटल। जब सेलर टाइटल एक्वायर कर लेता है ऑनरशिप का, उसके बाद बायर के ही ऑप्शन के ऊपर इस टाइटल को पास करा जा सकता है। सो दैट इज अबाउट सेक्शन 43। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप यहाँ तक आए तो अच्छा लगा ही होगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक भी जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।